दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि नॉमिनी कौन होता है? उनके राइट्स क्या होते हैं? क्या आपको लगता है कि आपके मरने के बाद आपकी सारी एसेट्स और सारा पैसा आपके नॉमिनी का हो जाएगा? अगर आपको ऐसा लगता है तो आप बिल्कुल गलत हैं। जी हाँ, कानूनी तौर पर ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आपकी प्रॉपर्टी का नॉमिनी आपके जाने के बाद आपकी प्रॉपर्टी का मालिक नहीं बनेगा, क्योंकि कानून की नज़रों में नॉमिनी सिर्फ और सिर्फ एक ट्रस्टी है, एक कस्टोडियन है आपकी एसेट्स का, ना कि ओनर। तो दोस्तों, अगर आप भी अपनी एसेट्स में किसी को नॉमिनी बनाकर ये सोच रहे हैं कि आपके जाने के बाद वो बंदा आपकी सारी प्रॉपर्टी का ओनर बन जाएगा, तो हमारी आज की वीडियो को ध्यान से देखिए। आज हम आपको बताएंगे कि नॉमिनी के पास क्या क्या राइट्स होते हैं और किन किन केसेस में वो आपकी प्रॉपर्टी का ओनर माना जाता है और किन किन केसेस में नहीं माना जाता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं विदिशा चौधरी व्यापार मंच में आपका स्वागत करती हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही प्रेस कर दीजिए इस बेल आइकन को भी। आइए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि नॉमिनी होता क्या है। दोस्तों, नॉमिनी केवल ट्रस्टी होता है जिसे एसेट्स को वसीयत में बताए गए कानूनी वारिसों या उत्तराधिकार के कानूनों के हिसाब से बांटना होता है। हालांकि कंपनी शेयर्स जैसे कुछ इन्वेस्टमेंट्स में संबंधित कानूनों के प्रोविजंस के हिसाब से नॉमिनी को भी मालिक साबित माना जाता है। दोस्तों, नॉमिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें किसी एक पर्सन को ऑथराइज किया जाता है आपकी एसेट्स को रिसीव करने के लिए आपकी डेथ के बाद। नॉमिनेशन तभी ऑपरेशन में आता है जब नॉमिनेशन करने वाले बंदे की डेथ हो जाती है। दोस्तों, एक आम धारणा ये है कि नॉमिनी ही प्रॉपर्टी का ओनर होता है, क्योंकि नॉमिनी के नाम पर ही एसेट ट्रांसफ़र होती है बंदे की डेथ के बाद, जबकि कानूनन ऐसा नहीं होता। कानून के हिसाब से नॉमिनी सिर्फ एक ट्रस्टी होता है और वो प्रॉपर्टी को होल्ड करता है ऑन बिहाफ ऑफ लीगल हेयर्स। एंड इसके भी कुछ एग्जम्पशंस हैं। कुछ केसेस ऐसे हैं जिनमें नॉमिनी को ही लीगली ओनर माना जाता है। अलग अलग हालात में कानूनी स्थिति अलग अलग होती है। आइए इसको डीपली समझते हैं सिचुएशन वाइज। अगर हम इंश्योरेंस की बात करें तो दोस्तों, इंश्योरेंस एक्ट 1939 के सेक्शन 39 के मुताबिक इंश्योरेंस कंपनी को पॉलिसी में बताए गए नॉमिनी को रकम सौंपनी चाहिए और नॉमिनी से ये उम्मीद की जाती है कि वो इस रकम को कानूनी वारिसों में बांटेगा जो पॉलिसी होल्डर की वसीयत में बताए गए हैं। अगर वसीयत नहीं है तो वसीयत ना होने पर उत्तराधिकार कानून लागू होंगे। इसका मतलब किसी भी इंश्योरेंस पॉलिसी में नॉमिनी जो है वो आपके उस इंश्योरेंस की रकम का मालिक नहीं होगा। दूसरा जो केस आता है वो आता है कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में प्रॉपर्टी का। दोस्तों, इंश्योरेंस की रकम की तरह ही किसी हाउसिंग सोसाइटी में प्रॉपर्टी का नॉमिनी खुद इसका वारिस नहीं बन जाता। मालिक की मृत्यु होने पर हाउसिंग सोसाइटी को मृतक के शेयर्स नॉमिनी को ट्रांसफ़र करने होते हैं, जो इन्हें कानूनी वारिसों को ट्रांसफ़र करता है। तो इस केस में भी नॉमिनी लीगली ओनर नहीं बनता। अगला जो केस आता है वो है बैंक अकाउंट्स, म्यूचुअल फंड्स या फिर बाकी के इन्वेस्टमेंट्स। दोस्तों, हम सभी के पास बैंक अकाउंट्स होते हैं और सबको ही पता है कि बैंक अकाउंट्स में नॉमिनी बनाना ज़रूरी होता है। बैंक अकाउंट, म्यूचुअल फंड और अन्य इन्वेस्टमेंट के मामले में भी नॉमिनी अपने आप इनके बेनिफिशरीज नहीं बन जाते। आरबीआई की गाइडलाइंस में ये बात साफ की गई है। आरबीआई की गाइडलाइंस के हिसाब से नॉमिनी डिसीज्ड इंसान के लीगल हेयर्स के ट्रस्टी के तौर पर काम करता है, बट वो आपके पैसे का लीगली ओनर नहीं होता। अगला जो केस आता है वो आता है एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड। दोस्तों, ईपीएफ के मामले में सिचुएशन बिल्कुल अलग है। इसमें जो रकम आपको मिलती है वो सीधा नॉमिनी के पास जाती है, वसीयत में बताए गए शख्स के पास नहीं। रूल्स के मुताबिक आप अपने ईपीएफ खाते में परिवार के सदस्य के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को नॉमिनेट नहीं कर सकते जब तक कि आपका परिवार ना हो। परिवार होने पर आपको अपना नॉमिनेशन इसके किसी सदस्य के फेवर में बदलना होता है। आप परिवार के एक से ज़्यादा सदस्यों को भी नॉमिनेट कर ईपीएफ की रकम उनके बीच बांटने का रेशो बता सकते हैं।
उसी रेशो में वो रकम बढ़ जाएगी। इसके लिए एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम 1952 के सेक्शन 61 को आप अच्छे से देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो नॉमिनी होगा वो ही लीगल ओनर होगा। इस सिचुएशन में बिल्कुल डिफरेंट हो गया मामला। अगला जो आता है वो आता है कंपनी शेयर्स। कंपनीज एक्ट के सेक्शन 109A के मुताबिक नॉमिनी मूल शेयर होल्डर की मृत्यु के बाद शेयर्स का कानूनी तौर पर मालिक होता है। अगर शेयर होल्डर ने किसी अन्य व्यक्ति को अपनी वसीयत में हकदार बनाया है तो भी नॉमिनी ही शेयर्स का मालिक होगा। तो दोस्तों ये भी सिचुएशन सेम वैसी ही हुई जैसे ईपीएफ में था। तो ईपीएफ और कंपनी शेयर्स के केस में आप जब नॉमिनी बनाएं तो बहुत सोच समझ के बनाएं, क्योंकि आपकी डेथ के बाद आपका नॉमिनी ही मालिक होगा। तो दोस्तों ये हमने आपको सिचुएशंस के हिसाब से बताया कि किस सिचुएशन में नॉमिनी मालिक होता है और किस सिचुएशन में नॉमिनी मालिक नहीं होता है। आइए अब इस सिचुएशन को एक एग्जाम्पल के तहत समझते हैं। सपोज कीजिए कि एक मिस्टर एक्स है। मिस्टर एक्स एक हिंदू इंडिविजुअल है और उनके पास उनकी प्रॉपर्टी में सेविंग अकाउंट है, इक्विटी शेयर्स हैं कुछ लिस्टेड कंपनीज के, और एक रेजिडेंशियल फ्लैट है। उनकी एक LIC की पॉलिसी भी है जिसमें उन्होंने अपनी वाइफ को नॉमिनी बना रखा है। अब मिस्टर एक्स को लगता है कि क्योंकि उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी में अपनी वाइफ और अपनी मदर को ही नॉमिनी बना रखा है, तो अगर उन्हें कुछ हो जाता है तो उस सिचुएशन में सारी प्रॉपर्टी एज पर नॉमिनेशन उनके नॉमिनी को मिल जाएगी। तो आपको क्या लगता है कि मिस्टर एक्स की अजम्पशन करेक्ट है? क्या वो सही सोच रहे हैं? दोस्तों अगर मिस्टर एक्स को कुछ भी होता है तो उनकी सारी प्रॉपर्टी उनके नॉमिनी को ही मिलेगी, ये बात तो सच है, बट वो उनके लीगल ओनर नहीं कहलाएंगे, ये भी उतना ही सच है। नॉमिनी लीगली बाउंड होते हैं प्रॉपर्टी को उनके लीगल हेयर्स को ट्रांसफ़र करने के लिए, बट जो मिस्टर एक्स के शेयर्स हैं और जो उनकी ईपीएफ का अमाउंट है वो नॉमिनी को ही मिलेगा, ना कि लीगल हेयर्स को। तो दोस्तों अब बात आती है कि अगर मिस्टर एक्स चाहते हैं कि अगर उन्हें कुछ हो जाए तो सारी प्रॉपर्टी उनके नॉमिनी को ही मिले, तो इसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए, इसके लिए वो क्या कर सकते हैं? तो दोस्तों उनकी ये चाहत पूरी करने के लिए उन्हें विल बनानी होगी। विल में डिफाइन करना होगा कि वो अपनी प्रॉपर्टी में किसे क्या देना चाहते हैं। विल काम करेगी एज अ सुप्रीम डॉक्यूमेंट, एंड अगर आपकी विल आपकी डेथ के बाद वैलिड साबित हो जाती है तो ये सुपरसीड करेगी किसी भी ऐसी अरेंजमेंट या नॉमिनेशन को जो आपने अपनी लाइफ टाइम में किया होगा। इवन विल उस प्रॉपर्टी को भी कवर करेगी जिसमें आप नॉमिनेशन नहीं कर रखा आपने। तो विल के अंदर सारी प्रॉपर्टी का आपका डिस्क्रिप्शन हो जाएगा, जिसमें आपने नॉमिनेशन कर रखा है वो भी, और जिसमें नॉमिनेशन नहीं कर रखा वो भी। वो दोस्तों कहते हैं ना कि लॉन्ग टर्म थिंकिंग एंड प्लानिंग आपकी शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग को इन्हांस कर देती है। तो आपके अपनों के लिए आप विल बनाइए और अपनी विल को नॉमिनेशन के साथ सिंक्रोनाइज रखिए, दोनों में कॉन्फ्लिक्ट मत करिए। सिंक्रोनाइज रखते हुए ही आप अपनी प्रॉपर्टी का बंटवारा उसी अकॉर्डिंग करिए। तो इसके बाद आपकी प्रॉपर्टी का बंटवारा आपके जाने के बाद उसी हिसाब से होगा जिस हिसाब से आप करना चाहते हैं, बिना किसी कॉन्फ्लिक्ट के। तो दोस्तों अपनी मृत्यु के बाद एसेट का हकदार बनाने के लिए आपको किसी व्यक्ति को ज़रूर नॉमिनेट करना चाहिए। इसके साथ साथ आपके पास विल भी होनी चाहिए जिससे एसेट्स आपकी मर्जी के हिसाब से बांटी जा सके। तो दोस्तों अब आपको लग रहा होगा कि जब नॉमिनेशन ही मालिक होता है, नॉमिनी मालिक नहीं होता है, तो तब क्यों कराया जाता है नॉमिनेशन? क्यों कहा जाता है कि नॉमिनेशन जरूर करें, या नॉमिनेशन क्यों ज़रूरी है, या फिर नॉमिनेशन की इम्पोर्टेंस ही क्या रह गई? दोस्तों नॉमिनेशन होने से आपकी प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र इजीली हो जाता है, और अगर आपका नॉमिनी ही आपका लीगल हेयर है तब तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है। बट अगर नहीं भी है तब भी वो लीगल हेयर को प्रॉपर्टी स्मूथली ट्रांसफ़र कर देता है, क्योंकि नॉमिनी को आपकी एसेट्स ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो जाती हैं और वो आगे आपकी एसेट्स को लीगल हेयर को ट्रांसफ़र कर देता है। बट नॉमिनी बनाते टाइम आप ध्यान रखिएगा कि शेयर्स और ईपीएफ के केस में जो नॉमिनी होगा वही लीगली ओनर होगा। तो अपनी प्रॉपर्टी को सिक्योर करने के लिए नॉमिनेशन करें और साथ ही साथ विल भी ज़रूर बनाएं,
ताकि आपके जाने के बाद आपके अपनों को अपनी प्रॉपर्टी हासिल करने के लिए कोई कानूनी लड़ाई ना लड़नी पड़े और किसी भी असुविधा का सामना ना करना पड़े। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। एंड हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।